14 फरवरी 2019 जब पूरा देश प्यार और मोहब्बत का दिन मना रहा था, उस दिन जम्मू कश्मीर की सड़क पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। दोपहर के करीब 3:15 बजे जम्मू कश्मीर के हाईवे पर एक आत्मघाती हमलावर ने 350 किलो विस्फोटक से भरी कार को सीआरपीएफ जवानों के काफिले से टकरा दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और अगले ही पल सब कुछ खत्म हो गया। 40 बहादुर जवानों की जिंदगी उसी पल खत्म हो गई। या वाकई ये सिर्फ हमला था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी। इस हमले के बाद भारत ने जो किया उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। पुलवामा अटैक सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह भारत के इतिहास में दर्ज वो दिन था जब आतंकवाद ने हमारी सहनशीलता को चुनौती दी। लेकिन क्या इस हमले को रोका जा सकता था? कौन था इस हमले के पीछे? आज हम इस हमले की पूरी कहानी को जानेंगे, उन अनसुने पहलुओं के साथ जो शायद ही आपने कहीं सुने होंगे। 14 फरवरी 2019 दोपहर के करीब 3:15 बजे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 पर सीआरपीएफ के 2500 से भी अधिक जवानों का काफिला श्रीनगर की ओर बढ़ रहा था। यह एक रूटीन मूवमेंट था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर मौत की ओर जा रहा है। जब काफिला अवंतीपोरा के लेथरपोरा इलाके में पहुंचा तो अचानक एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो एसयूवी दूसरे लेन से तेज रफ्तार में काफिला की ओर तेजी से बढ़ी। किसी को कुछ समझ आता इससे पहले ही एक जबरदस्त धमाका, पूरे इलाके में धुआं और आग की लपटें फैल गई। सीआरपीएफ की बस नंबर 4134 पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। धमाका इतना ताकतवर था कि उसकी आवाज 10 किलोमीटर दूर तक सुनी गई थी। इस हमले में 40 बहादुर जवानों ने अपनी जान गंवा दी और कई घायल हुए। यह भारतीय सुरक्षा बलों पर हुआ सबसे बड़ा आत्मघाती हमला था। अब सवाल उठता है कि कौन था इस भयानक हमले के पीछे? आखिर कैसे आत्मघाती हमलावर ने इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक लेकर हाईवे तक पहुंच गया? इस भयानक हमले के पीछे था आदिल अहमद डार, जो 2018 में जैश ए मोहम्मद में शामिल हुआ था। उसे पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी और उसे एक ही मिशन दिया गया था, भारत को झकझोर देना। आदिल अहमद डार एक 20 साल का लड़का था जो कभी स्कूल जाता था, क्रिकेट खेलता था, लेकिन फिर वह आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का मोहरा बन गया। आखिर क्या था उसकी जिंदगी का वो मोड़ जिसने उसे सुसाइड बॉम्बर बना दिया? आदिल का जन्म 1998 में पुलवामा जिले के गुंडीबाग गांव में हुआ था। उसके माता पिता उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना चाहते थे, लेकिन कहते हैं ना, किसी की जिंदगी तब बदलती है जब वह गलत लोगों के संपर्क में आता है। 2016 में बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर में हजारों युवाओं ने अलगाववादियों का समर्थन किया। इन्हीं में से एक था आदिल। पहले वह पत्थरबाजी करता था, फिर वह धीरे धीरे आतंकी संगठनों की नजर में आ गया। 2018 में आदिल अपने घर से गायब हो गया। कुछ महीनों के बाद वह जैश ए मोहम्मद का मेंबर बन चुका था। पाकिस्तान स्थित इस संगठन ने उसे आत्मघाती हमलावर बनने के लिए चुना। पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद ने कई ट्रेनिंग कैंप्स बना रखे थे जहां नौजवानों को भारत के खिलाफ ब्रेन वॉश किया जाता था। इन कैंप्स में सुसाइड बॉम्बर बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। आदिल भी यहीं से ट्रेन होकर आया था, लेकिन ये हमला सिर्फ एक सुसाइड बॉम्बर की करतूत नहीं थी। इसके पीछे एक पूरी आतंकी फैक्ट्री काम कर रही थी। पाकिस्तान की आईएसआई जैश ए मोहम्मद के अकाओं से लेकर लोकल हैंडलर्स तक। हमले से कुछ घंटे पहले आदिल ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया। इस वीडियो को जैश ए मोहम्मद के सोशल मीडिया चैनलों पर रिलीज किया गया। यह क्लिप आतंक की एक गवाही बन गई। यह दिन भारत के इतिहास का वो काला दिन बन गया जब आतंक ने हमारे 40 जवानों को हमसे छीन लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस हमले को रोका जा सकता था? क्या हमारे पास पहले से कोई चेतावनी थी? क्या यह खुफिया एजेंसियों की असफलता थी? यह सच है कि पुलवामा हमले से पहले कई बार इंटेलिजेंस एजेंसियों ने आतंकवादियों की गतिविधियों की संभावना जताई। जनवरी 2019 में ही भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कश्मीर में एक बड़े हमले की आशंका जाहिर की थी। आईबी ने हाई अलर्ट जारी किया। रिपोर्ट में साफ लिखा था जैश ए मोहम्मद कश्मीर में एक बड़े आत्मघाती हमले की तैयारी कर रहा है। इसके लिए भारी मात्रा में विस्फोटक जुटा रहे हैं। इतना ही नहीं, 8 फरवरी 2019 को एनआई ने भी कश्मीर में विस्फोटक इकट्ठा किए जाने की जानकारी दी थी, लेकिन इनपुट्स को सिर्फ एक संभावना मानकर नजरअंदाज कर दिया गया। क्या यह सिस्टम की लापरवाही थी या फिर दुश्मन पहले से ज्यादा होशियार हो गया था? 14 फरवरी को जिस समय हमला हुआ, सीआरपीएफ का काफिला जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। काफिले
में 78 गाड़ियां थी और 2500 से भी ज्यादा जवान सफर कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी गलती यह थी कि इतनी बड़ी संख्या में जवानों को एक साथ भेजा गया। सुरक्षा प्रोटोकॉल के हिसाब से इतने बड़े काफिले को छोटे छोटे ग्रुप में भेजा जाना चाहिए था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से सीआरपीएफ जवानों को कई दिनों तक कैंप में ही रुकना पड़ा था, इसलिए उन्हें एक साथ भेजने का फैसला किया गया। जांच में पता चला कि हमले में 300 किलो से ज्यादा विस्फोटक इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब यह था कि पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में आरडीएक्स स्मगल किया गया था और यह सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बच गया। इसके अलावा आतंकवादियों के लोकल सपोर्टर्स ने भी इस हमले को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे को बंद करवाए, हमलावर को सही टाइमिंग बताई। सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत ने पूरे देश को झकझोर दिया। एक तरफ देश की आंखों में आंसू थे तो दूसरी तरफ गुस्से की आग भड़क चुकी थी। अब भारत चुप नहीं बैठ सकता था। सरकार ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया, ये खून बेकार नहीं जाएगा। पहले कदम के तौर पर पाकिस्तान को दिया गया मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा हटा दिया गया। टेरर फंडिंग रोकने के लिए आर्थिक और कूटनीतिक दबाव बढ़ाया गया। भारत ने सिर्फ सेना ही नहीं, डिप्लोमेसी का भी इस्तेमाल किया। पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दबाव बनाया गया। अमेरिका, फ्रांस और यूके जैसे देशों ने भारत का साथ दिया और पाकिस्तान से जवाब मांगा। लेकिन भारत केवल बातें करने वालों में से नहीं था। 26 फरवरी 2019 की रात भारतीय वायुसेना ने इतिहास रच दिया। 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी कैंप को ध्वस्त कर दिया। ये सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं थी, ये भारत का संदेश था, अगर हमारे सैनिक पर हमला करेंगे तो हम घर में घुसकर मारेंगे। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। 27 फरवरी को पाकिस्तान ने अपने F-16 फाइटर जेट को भारत की सीमा पर भेजा, लेकिन भारतीय वायुसेना ने उन्हें खदेड़ दिया। लेकिन इस संघर्ष में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान के कब्जे में आ गए। भारत ने अपने वीर जवान को सही सलामत वापस लाने के लिए हर संभव मुमकिन कोशिश की है और 3 दिनों के बाद पाकिस्तान को झुककर अभिनंदन को छोड़ना पड़ा। दोस्तों, अगर आप अभिनंदन विंग कमांडर की वापसी पर एक कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताएं।